स्टार्ट हो गया है। चलो जी, वेलकम अगेन। दिस इज पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा था। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ लिया था उसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताई थी। आपने आई एम श्योर लिख ली होगी, रट लिया होगा उसको। अगर नहीं किया तो करो उसको, नहीं करोगे तो आगे वाला समझ नहीं आएगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको दिखाऊं तो ये रही रिएक्टिविटी सीरीज, आप दोबारा देख लो। ठीक, ये सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तीनों ओपन में रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम ऊपर से मतलब ठंडे पानी से रिएक्ट कर लेते हैं। मैग्नीशियम के लिए गर्म पानी चाहिए, एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा के लिए चाहिए खौलता हुआ पानी। और फिर ये सब रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक, लीस्ट रिएक्टिव है। चलो हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एसिड रिएक्ट कैसे करते हैं। सो इन द अबव एक्टिविटीज यू सॉ द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद अ नंबर ऑफ रीजन्स. So why do metals react in this manner? Let us recall what we learned about the electronic configuration in elements in class 9. We learned about that noble gases और हमने पढ़ा था ना, which have a completely filled valency shell. अब वैलेंसी के बारे में आपको बता चुका हूँ। वैलेंसी क्या होती है हमारे किसी भी जो भी एक सेकंड, हाँ जी, वैलेंसी हमारे इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगी हमारी वैलेंसी। तो मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 है तो वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी होगी। लेकिन 5 या उससे ज्यादा है तो उसको 8 में से आप माइनस कर दो तो जितना बचेगा तो वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक, चलो ठीक है। सो लिटिल केमिकल एक्टिविटी तो देखते भैया। Let us have a look at the electronic configuration of noble gases and some metals and non-metals. अब इन सबके configuration मतलब इलेक्ट्रॉनिक configuration जो था ना 2 8 18 18 32 वगैरह उसके बात करेंगे। We can see from table जो भी इन्होंने बनाई है that a sodium atom has one electron in its outermost shell. ठीक, अब सोडियम क्या होता है देखो उसमें दे रखा होगा इन्होंने। सोडियम हमारा 11 उसका है, 11 है तो 2 पहले में, दूसरे में 8, तीसरे में बचा 1, तो 8 10 बचा 1। तो इसके बाहर में कितने हैं अब मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, वो कहानी उन्होंने दे रखी ना। ये देखो हमारा सोडियम है 11, इसका एटॉमिक नंबर है। उसका पहले सेल में 2 आ गए, दूसरा पूरा भर गया 8, तीसरे सेल में आने चाहिए 8 लेकिन कितने आए, 1 ही आया। अब ये इसको अपना पूरा करना है अपना जोड़ा। अब जोड़ा बनाना है इसके लिए क्या करना है, इसको 7 और चाहिए, समझ रहे हो। या तो इसको 7 मिल जाए या फिर अपना जो लास्ट में 1 है ना ये इसको छोड़ दे। ठीक, इसलिए ये बहुत रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि ये चाहता है मेरा 1 है जो मैं इसको छोड़ दूं कोई और ले ले इसको, सो दैट कि मेरा स्टक पूरा जाए और मैं खुशी खुशी रह सकूं। समझ रहे, यही केस है। 2 इसके बाहर के उसमें 2 है, इसको 6 चाहिए तो ये 6 लेगा या फिर 2 अपने दे देगा, ऑब्वियसली 2 दे देगा। सेम 3, इसको 5 चाहिए तो 5 ये लेगा नहीं, 3 दे देगा। 1 इसको भी 7 चाहिए, ये भी सॉरी ये भी इसको छोड़ देगा। ठीक है, तो यही सब है हमारा रीजन उसका नोबल गैसेस का। ठीक, so if it loses the electron from its m cell then its l cell now becomes the outermost cell and that has a stable octet। ठीक है ना, अगर बाहर वाला 1 छोड़ देगा तो अंदर k l m n था ना 2 8 1 n x y z, तो अगर ये 1 हटा देगा तो उसका l सेक्शन तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, so the nucleus of this atom still has 11 protons but the number of electrons has become 10। अगर ये 1 छोड़ देगा तो प्रोटॉन का जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है वो 11 ही रहेगा। लेकिन अगर उसने 1 छोड़ दिया तो वो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 बचेंगे। सो देयर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज कीपिंग एज अ सोडियम कैटायन। अच्छा, अब आपको पता है Na को पॉजिटिव हम क्यों लिखते हैं और हम Cl को नेगेटिव क्यों लिखते हैं, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ जी, Na जिसको 11 होता है, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्लोरीन जिसका होता है 17। अगर मैं आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों को बनाऊं तो इसका बनेगा 2,8,1, इसका बनेगा 2,8, 10 हो गया, 7 बचे 7। अब देखो जिस पे प्लस आएगा वो क्या करेगा, ये 1 है उसको 7 चाहिए तो 7 लेने से बेटर ये 1 दे दे, 1 देना इसको इजी रहेगा। तो जब ये दे देगा ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ठीक, यानी कि ये गिव कर रहा है, दे रहा है। तो जो देता है वो दानदाता कैसा होता है, धनवान होता है ना। मैंने ऐसे याद किया था यार, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, तो इसीलिए हम लिखते हैं Na पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया है किसी और को। समझ गए, नहीं समझे, क्लोरीन से समझो यार।
क्लोरीन का है 287, इसको ऑक्टेट करने के लिए या तो ये 7 छोड़े या एक इसको मिल जाए। तो यार बेटर तो ये है ना कि इसको एक मिल जाए, जो ज्यादा कन्वीनियंट है। तो ये एक लेने के लिए बहुत ज्यादा आतुर रहेगा। ठीक है, अब ये एक देगा तो ये फट से ले लेगा। तो ये ले लेगा यानी कि ये गरीब था, यानी कि इस पे नेगेटिव चल जाएगा। ये नगर क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं धनायन। हाँ, इसको बोलते हैं ऋणायन हिंदी में। मैंने हिंदी से याद किया कि धनायन में धन आ गया, तो जिसके पास होगा जो धन देता है वो पॉजिटिव होता है। या फिर हम पॉजिटिव को हिंदी, प्लस को हिंदी में धन बोलते हैं, धनात्मक चिन्ह यही होता है। ऋणात्मक चिन्ह होता है नेगेटिव। तो आप कैसे करके याद रखो, बस याद रखो कि जो देता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो होता है पॉजिटिव, और जो लेता है इलेक्ट्रॉन को वो होता है नेगेटिव। जो देता है वो कैसा है, धनवान है, और जो लेता है वो कैसा है, जो भी है। बट आप ये ध्यान रखो, ऑक्सीजन देने वाला, सॉरी ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन को देने वाला हमेशा पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो आप समझ लो वो पॉजिटिव हो। अब देखो मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। अब मैं समझाऊं, देखो कैसे लगते हैं भैया, यहाँ पे रख लो। और उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा हमेशा, एटॉमिक नंबर की जो सीरीज आपको बताई थी ना, वो 1 से लेके 25 तक तो याद कर ही लो। इसका एटॉमिक विन्यास बनाओ, 2, 8, 10 हो गए, बचे 2। अब या तो ये 2 लूज करेगा, फिर इसको 6 चाहिए, तो बेटर होगा ना ये 2 लूज कर दे। तो जो लूज करेगा वो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये कितने लूज कर रहा है, 2 लूज कर रहा है, तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम लिखते हैं ना हमेशा Mg2 पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसने 2 क्या ही है, दे दिए हैं। समझे, समझे भैया, ऐसे ही है ये सारा का सारा। फिर जितने ही होंगे उस पे, फिर चाहे कुछ भी हो, एल्यूमिनियम का 13 होता है, सिमिलरली उस पर 3 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, 2, 8, 10 कामा 3, 13 हो गया। तो इसको ये 3 दे देगा तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब भी लिखा हो 3 पॉजिटिव यानी कि उसने 3 दिए हैं, और लिखा हो 3 निगेटिव, कोई भी लिखा हो तो उसने 3 लिए हैं। तो जितना भी उसका मान लो हमारा क्लोरीन था ना, उसका 17 था, एटॉमिक नंबर 287 था, लेकिन उस पर लिखा था Cl नेगेटिव। नेगेटिव है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे तब, सिर्फ हमारे क्लोरीन के कितने थे, 17 थे। ठीक, लेकिन अगर नेगेटिव लिखा हुआ है तो उसको एक मिला है, यानी कि 17 के 18 हो जाएंगे इसके। एटॉमिक नंबर 17 ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो एक बढ़ जाएगा, पॉजिटिव है तो एक घट जाएगा। कंफ्यूजिंग है, थोड़ा अपोजिट है, एक दो बार सोचोगे समझोगे इसको समझ जाओगे। इट रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन complete if sodium and chlorine were to react, the electron lost by sodium could be taken by the chlorine after gaining an electron. The chlorine atom gets a unit negative charge। क्लोरीन को बोला ना नेगेटिव आता है, क्यों, किसको एक मिला है। और सोडियम को कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि इसने इसको दिया है, तो NaCl बन जाता है ना। तो यही है भैया, ये पूरा दे रखा, कुछ नहीं है। और जो कैटायन है वो मैं आपको बता चुका हूँ, कैटायन मतलब कटा हुआ पोर्शन जो पॉजिटिव होता है हमेशा। तो सोडियम कैटायन बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये दे रहा है, प्लस चार्ज है। और एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, क्यों बता रहा हूँ, जस्ट टू मेक यू रिवाइज दीज थिंग्स सो दैट कि आपके जहन में बच जाए। ये फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, NaCl ऐसे ही बनता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, शेयरिंग, खत्म। तो भैया सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज, ठीक है, प्लस माइनस है, अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो प्लस है वो माइनस है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। NaCl जो भी पॉजिटिव माइनस होते हैं इनके बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड। It should be noted that sodium chloride does not exist as molecules but aggregates of oppositely charged ions होते हैं। ठीक, देखते भैया वन मोर आयनिक कंपाउंड के मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में दे रखा है, तो उसमें 2 पॉजिटिव हो जाएगा, मैंने बताया था ना आपको, क्योंकि Mg के लास्ट में होते हैं 12। 12 का 282, 2 8 में हो गया, उसका मैग्नीशियम कटायन बन गया, क्यों, 2 पॉजिटिव लगाए ना उसमें, तो जो देता है वो पॉजिटिव होता है। So the compounds formed in this manner by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compound, और जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ये लिख लो और कुछ नहीं चाहिए। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल से एक नॉन मेटल की तरफ जा रहा है, तो वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड के बारे में। भैया इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, तो नंबर 1 क्या है देखते हैं। आयनिक कंपाउंड NaCl, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 1074।
सबसे ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है 2850, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा 3120। ठीक। आयनिक कंपाउंड्स के ये चीज़ें प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है। तो भैया आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर कैसा होता है, ये सॉलिड होते हैं और इतने हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, somewhat hard because of strong force of attraction between the positive and negative charge की वजह से। लेकिन जैसे आपको नमक है ना, नमक आपने कभी डेली वगैरह लिया हो गांव में, अब तो पिसा हुआ आता है, आपने डेली शायद देखी नहीं देखी, गांव में मैंने देखी थी। तो देखो वो सॉलिड भी होती है, ठीक, चमकती भी है, पैरेलली वो हार्ड भी होती है, स्ट्रांग होती है। हार्ड क्यों होती है, क्योंकि Na और Cl का जो बॉन्ड है ना, उसके उसके बीच का जो फोर्स है वो रोक रखा हुआ है, लेकिन बहुत तगड़ा नहीं होता ये बॉन्ड। इसको अगर आप पीटोगे ना किसी, तो ये टूट जाएगा। So these compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied। तो जैसे घर वाले जब बचपन में मेरे वो पीसते थे नमक वगैरह, तो उस पे वो मारते थे ना, इसको क्या बोलते हैं, सिलवटनी, तो ये टूट जाता था और पूरा बिखर जाता था महीन महीन पीसेस में। ठीक है, तो समझ रहे हो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड यही होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। ठीक। दूसरा है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होता है। ठीक। अब नमक को अगर आप गर्म करोगे डेली को ऐसे डाल के भगोने में, तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना होगा, तब जाके पिघलेगी। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इनर एंड आयनिक अट्रैक्शन। तो जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है ना, तो आयनिक बॉन्ड है ना, इसको तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट विल बी टेकन फ्रॉम द हीट। सॉल्युबिलिटी की बात करें, so electrovalent compounds are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, पेट्रोल वगैरह। वही है यार, नमक वगैरह हमारे किसमें है, नमक की डेली, उसी का एग्जांपल लूंगा क्योंकि वैसे ही समय सबसे अच्छा याद होता है। तो नमक की डेली आपकी पानी में घुल जाएगी, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल वगैरह में नहीं घुलेगी। गॉट इट। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो कंडक्शन ऑफ, अगर आप नमक की डेली को रख दोगे ना इलेक्ट्रिक उसमें, तो देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, तो इसमें होगा कंडक्शन, लेकिन लाइट चलेगी। So a solution of an ionic compound is in water contains ion होते उसमें होते ना, positive और negative ions which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution। So ionic compound in the solid state do not conduct electricity। अगर ये solid में है, solid in the sense कि जब हमारा नमक की डेली है तब ये नहीं करेगा, तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो आयंस है ना, उनको चलने के लिए जगह ही नहीं होगी, क्योंकि तभी तो वो सॉलिड बने। लेकिन अगर ये लिक्विड स्टेट में आ गए ना भैया, तो झटका देंगे, आपको नहीं होश आएगा। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। पिघली स्टेट में आयनिक कंपाउंड हमारे क्या करते हैं, हमें लाइट पॉसिबल करा देते हैं। एंड दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द, जो उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट की वजह से वो कम हुआ था ना। तो जब तक डेली है तब तक लाइट पास नहीं होगी, लेकिन डेली को अगर आपने पानी में डाल दिया और हीट कर दिया और फिर पानी में अपने तार डाल दिया, फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और आयंस फ्रीली कब मूव करते हैं, जब लिक्विड स्टेट में होते हैं। समझ गए, यह है हमारा आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। तो भैया द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स है। अर्थ की क्रस्ट मेंटल कोर आपको पढ़ाऊंगा या फिर पढ़ा भी चुका हूँ बहुत सारी जगह, और 11th का मैं खत्म करने वाला हूँ जल्दी। क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है। तो क्रस्ट होता है टॉप मोस्ट लेयर। ठीक। तो सम सी वाटर आल्सो कंटेन करता है सम सॉल्युबल सॉल्ट्स, जैसे कि सोडियम क्लोराइड आपको पता है वहीं से आता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी वहीं पे होता है। So the elements या फिर जो compounds which occur naturally in the earth's crust are known as minerals, उनको बोलते हैं। आपको पता ही है minerals क्या होते हैं। So at some places minerals contain करते हैं एक very high percentage of a particular metal and the metal can be profitably extracted from it। So these minerals are called ores। अब यार ores को हिंदी में बोलते हैं अयस्क, और अयस्क एक काइंड ऑफ है कच्चा माल। किस चीज का? किसी भी मिनरल का, मतलब किसी भी एलिमेंट का कच्चा माल है अयस्क, और कि कौन सी चीज कहां से एक्सट्रैक्ट हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक। और क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बना हुआ है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन नाम पूछ लेगा, या फिर एक्सट्रैक्शन कौन किसका होगा, वहां से किसका कहां से होगा वो पूछ लेगा। ठीक। जैसे सोडियम का बोरेक्स से होता है, तो सोडियम का कच्चा माल है बोरेक्स। देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की बात करते हैं। तो यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। तो सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। कुछ हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, आपको बता दूंगा।
एंड सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, कुछ उनके कंपाउंड्स में मिलते हैं। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो जो बॉटम में थे ना आपके, ये सारे कैसे हैं, फ्री स्टेट मिलेंगे आपको। दे आर ऑफन फाउंड इन अ फ्री स्टेट, फॉर एग्जांपल गोल्ड Au, silver Ag, platinum, copper are found in the free state and silver are also found in the combined state as their sulfide और oxide हो। तो कॉपर है जो कॉपर सल्फाइड होता है, कॉपर ऑक्साइड दोनों मिलता है। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, ये लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचुरल एज वेल फ्री एलिमेंट्स। So the metals in the middle of the activity series are moderately reactive होते हैं। They are found in earth's crust mainly as oxide या फिर sulfide या फिर carbonates। Sulfide को carbonates बोलते हैं। You will find that the ores of many metals oxides होते हैं। This is because oxygen एक ऐसा active element है जो abundant मतलब भरपूर मात्रा में अर्थ में अवेलेबल है। So thus on the basis of the reactivity we can group the metals into following three categories। एक है जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं, एक है मीडियम रिएक्टिविटी वाले और एक है हाई रिएक्टिविटी वाले। अब इनकी टेक्निक्स देखेंगे कैसे कैसे यूज होता है। तो देखो भैया, हम आपको ऐसे बता देते हैं, बेसिक चीजें पहले ही बता देता हूँ सो दैट कि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो ऊपर के है ना 5, इधर है इधर 5 5 से चलेगा, ठीक है। उधर 3 1 3 था, इधर 5 5 5 जो भी नीचे बचेगा। तो इसका लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, इसके लिए रिडक्शन यूजिंग कार्बन का प्रोसेस होता है, और इसके लिए होता है ये नेगेटिव स्टेट मिलते हैं, कोई प्रोसेस नहीं होता। तो यही लिख लो, 5 ऊपर के, इधर 5, सॉरी 5 और ये 4 है। ठीक, आप देखते हैं ये पूरा चार्ट है और कुछ नहीं है। हमारा ओर है कच्चा माल, अब उससे हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमें मिला हुआ है गाढ़ा सांद्र, उससे हमें निकालने हैं प्योर मेटल। ठीक, अब प्रोसेस क्या क्या होगा वो देखते हैं। तो ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है उनके लिए हम प्रोसेस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, समझ के, उनका लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है और उसका निकल जाता है हमारा प्योर मेटल। एक होता है हमारा एक लो रिएक्टिविटी, अब उनकी रिएक्टिविटी नहीं है तो वो सल्फाइड और होते हैं जनरली, तो इनको कार्बोनेट भी बोलते हैं, कार्बोनेट और। ठीक, और इनको रोस्टिंग के प्रोसेस से नॉर्मली निकाल लेते हैं मेटल को और रिफाइनिंग के लिए भेज देते हैं, समझ गए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब जो मीडियम है इनका नहीं पता यार, तो हम उनमें कार्बोनेट और अलग निकालते हैं और सल्फाइड अलग निकालते हैं। तो देखो, जो कार्बोनेट होते हैं उनके लिए हम कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज करते हैं। मैंने इसको कैसे याद किया था कि कार्बोनेट में सी आ गया, कैल्सिनेशन में भी सी आ गया, बाद में याद हो गया था ऑल दो, बट ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में याद किया था, सी फॉर कार्बन, सी फॉर कैल्सिनेशन। लेकिन अगर सल्फाइड ओर है तो उसके लिए हम करते हैं रोस्टिंग, क्यों, क्योंकि हम यहाँ भी वही कर रहे थे। तो सल्फाइड ओर के लिए हमेशा हम रोस्टिंग करते हैं और इधर कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन। फिर दोनों से जो भी मिलता है वो मेटल का ऑक्साइड होता है, और उसके बाद उसका रिडक्शन करते हैं और मेटल को प्योरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं, समझ गए। तो ऐसे हमारा मिल गया हमें ओर से मेटल। enrichment of ores, so ores mined from the earth जो भी निकलते हैं are usually contaminated with large amounts of impurities होती है, जैसे कि मिट्टी, सैंड वगैरह, जिसको बोलते हैं गैंग। वेरी इंपॉर्टेंट, गैंग क्या है, मिक्सचर इन द सॉइल, impurities, मिक्सचर ऑफ द impurities in the soil। सॉरी, इन द ओर्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक second। और ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो गैंग किसको कहते हैं, कोई भी इम्प्योरिटी जैसे हो कि सॉइल, सैंड वगैरह जो भी होती है ना मिट्टी में, तो उसको बोलते हैं गैंग, ठीक है। तो जो ओर्स में जो भी इम्प्योरिटी होती है वो गैंग से ही होती है। सो द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, के निकलने से पहले उसमें से हमें जो भी इम्प्योरिटी है वो निकालनी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस को यूज क्या करते हैं, द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड द ओर। तो भैया देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। अब जो मेटल्स हमारे एक्टिविटी, जो हमारी एक्टिविटी सीरीज थी ना, उसमें जो नीचे हैं, ठीक है, ऐसे मान लो सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, ऊपर के 5,
और ये 4, उसके बाद जो बचे हुए हैं जितने वो लो रिएक्टिविटी सीरीज आते हैं। तो मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव होते हैं, सो ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग। तो इनको हम सिर्फ गर्म करके ही निकाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल सिनेबार, HCl इज एन ओर ऑफ मरकरी, आपको पता है ना। तो जब इसको गर्म किया जाता है हवा में, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू मरकरी ऑक्साइड, ठीक। और अगर मरकरी ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाए तो मरकरी फर्दर हीटिंग के बाद बन जाएगा, मरकरी ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, गर्म किया ऑक्सीजन उड़ जाएगा, फिर बन जाएगा मरकरी, खत्म। तो 2HgO प्लस 3O2 गर्म करने बनता है HgO सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर उसको दोबारा गर्म किया तो हमारा बन जाएगा Hg मरकरी आयोडीन वाला जो सॉरी लिक्विड। सो सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज कॉपर 2 सल्फर, क्या है ये, कॉपर 2 सल्फाइड इन नेचुरल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन दैट। तो कोई भी हो नीचे बिलो दैट रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी नीचे है वो उसको सिर्फ गर्म करके आप निकाल सकते हो, समझ गए। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटीज, अब जो मिडल में है बीच में है जो 4 है हमारे, अगर ऊपर के ये 5 को हटा दो तो जो 4 हैं ये 4, ये मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड Pb, कॉपर, हाइड्रोजन नहीं लेंगे, कॉपर लेंगे, ठीक है, आर मॉडरेटली रिएक्टिव, सो दीज आर यूजली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन द नेचर, so it is easier to obtain a metal from its oxide as compared to its sulfide and carbonate। तो अगर ऑक्साइड में है तो उसको निकालना इजी है, क्यों, ऑक्साइड ऑक्सीजन है, गर्म करेंगे निकल जाएगा, लेकिन सल्फाइड और कार्बोनेट है उसको निकालना टफ रहेगा। So therefore prior to reduction, so पहले the metal sulfides and carbonates must be converted into metal oxide। अब चूंकि ऑक्साइड को हम गर्म करके निकाल सकते हैं, तो जो सल्फाइड और कार्बोनेट जो भी मिले होंगे जिनमें, तो सबसे पहले हम सल्फाइड और कार्बोनेट्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्साइड्स में। सो सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली। तो सल्फाइड ओर्स को बहुत तेजी से आप गर्म करोगे, बहुत ज्यादा हीट देके, तो वो हो जाएंगे प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, बहुत ज्यादा एयर होनी चाहिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रोसेस का नाम लिख लो आप, रोस्टिंग। और रोस्टिंग में क्या हो रहा है, इसमें आप सल्फाइड ओर को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, ऑक्साइड में, और इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। समझ गए, पहला रोस्टिंग में क्या होता है, हम सल्फाइड ओर को बदलते हैं ऑक्साइड में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एक्सेस एयर, और बहुत ज्यादा गर्म करेंगे। So the carbonate ores are changed into oxide by heating strongly in limited air। अब कार्बोनेट को अगर हमें ऑक्साइड में बदलना है तो हमें एयर चाहिए लिमिटेड, बस इतना ही डिफरेंस है, और उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। बस प्रोसेस का नाम याद रखना है, और एयर, ये डिफरेंस है। तो समझ गए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। So the chemical reaction that takes place during roasting and calcination of zinc ores can be shown as follows। तो जिंक ऑक्साइड को ऑक्सीजन की गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। कैल्सिनेशन में वही हो रहा है, ठीक। रोस्टिंग में देखो क्या हो रहा है, और कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर है, रोस्टिंग में एक्सेस एयर है, ठीक। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस, उसके बाद फिर क्या होगा, इनको रिड्यूस कर देंगे टू द करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। ध्यान रखना कार्बन एक हमारा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स है। फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन इट इज रिड्यूस्ड टू मेटालिक जिंक, ठीक। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी बताया था आपको, ऑक्सीडेशन यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम द कंपाउंड इज आल्सो अ रिडक्शन प्रोसेस। मेटल्स को उनके और कंपाउंड्स यौगिक से धातु का निकालना क्या है, एक रिडक्शन प्रोसेस है। Besides using carbon यानी कि coke to reduce metal oxide to metals, sometimes displacement reaction can also be used। अब displacement reaction क्या है वो आपके बाद में बताएंगे। The highly reactive metals such as sodium, calcium, sorry, aluminium, ये सब are used as reducing agents। क्यों, क्योंकि ये reduce कर देते हैं, displace कर देते हैं चीजों को, क्योंकि ये बहुत reactive है, because they can displace metals of lower reactivity from their compounds। For example, when manganese dioxide MnO2 is heated, अब एक मैंगनीज होता है, ये देखो बहुत कंफ्यूजन था,
मैग्नीज में MnO होता है Mn, और एक होता है मैग्नीशियम, तो भैया मैग्नीशियम होता है Mg। ठीक है, ये डिफरेंस था नको। सो मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, तो ये रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम मैग्नीज डाइऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ किया तो मैग्नीशियम हमें अलग मिलेगा, और Al2O3 मिलेगा सॉलिड, प्लस हीट निकलेगी। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन को किसने हटा दिया, एल्यूमिनियम ने हटा दिया है। क्यों? एल्यूमिनियम नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है, तो हाई रिएक्टिव ये हुआ। मैग्नीशियम के पास जो था, क्या बोल रहा हूँ, द डिस्प्यूट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, या एक्सोथर्मिक होगी। द अमाउंट ऑफ हीट evolved इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट, इतना गर्म होगा कि भाई जो मेटल निकलेगा वो पिघला हुआ निकलेगा। सो इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड एंड Fe2O3 with aluminum is used to join railway tracks or cracked machine parts. So this reaction is known as Thermit reaction. पिछले साल नहीं आई थी, बहुत चांसेस थे, बट इस साल आएगी। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि इसमें कौन सा यूज करते हैं एलिमेंट, वो गैस है सर के। ठीक, तो देखो भैया Fe2O3 में एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, Fe बनना है Al2O3 सॉलिड हीट। समझ गए? कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, अब जो ज्यादा जिसके पास ज्यादा पावर होगी ना, वो उसको नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक। अब मैग्नीशियम देखो, इसमें मैग्नीज सबसे नीचे आएगा कहीं भी होगा, और एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम मैग्नीज से छीन लेगा ऑक्सीजन को। ठीक, ये देखो इधर नहीं था, इससे छीन लिया, Al2O3 बन गया। सेम यहाँ पे हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन छीन लेगा Fe से, क्यों? Fe नीचे आता है, ये रिएक्टिविटी, ये है हमारा एल्यूमिनियम ऊपर है, लोहा नीचे, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इससे ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, तो इसका क्या हुआ है, इससे ऑक्सीजन गई है तो इसका हुआ है रिडक्शन। और Fe का क्या हुआ है, सॉरी एल्यूमिनियम का क्या हुआ है, इसको हुआ है ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि उसको मिला है क्या, ऑक्सीजन। ठीक। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, अब जो टॉप वाले हैं ना, सोडियम वगैरह हाईली रिएक्टिव, उनको कैसे निकालेंगे। सो द मेटल्स हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो ऑलरेडी वो इतने रिएक्टिव है, और गर्म कर दिया तो पता ही नहीं क्या होगा। तो भैया फॉर एग्जांपल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स, क्योंकि ये मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, से ज्यादा ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। देखो, these metals are obtained by electrolytic reduction, very very important। ठीक। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होगा देखेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स, एंड द metals are deposited at the cathode। कैथोड का था हमारा पॉजिटिव चार्ज, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है जो हमारा, whereas chlorine is liberated at the anode, the positively charged electrode। The reactions are at cathode Na positive, Na एनोड पे 2Cl नेगेटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन निकलेगी। Similarly, aluminium is obtained by the electrolytic reduction of the aluminum oxide। एल्यूमिनियम निकलेगी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जो भी है ऊपर के 5 ऊपर वाले देखो, ये 5 है ना, इन सबको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ही निकाला जा सकता है, बस इतना याद रखो, बात कुछ ज्यादा मत रखो। ठीक। अब निकल गए मेटल्स, अब इनको रिफाइन किया जाएगा। सो द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर, नहीं होंगे, तो दे कंटेन इंप्योरिटीज होंगे इनमें, which must be removed to obtain pure metals। The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining। ठीक, सबसे ज्यादा यूज होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है भैया, मैनी मेटल जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। इन दिस प्रोसेस जो भी इम्प्योर मेटल है इज मेड द एनोड, उसको एनोड पे बनाया जाएगा, एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। तो इसमें जो प्योर मेटल की होगी वो कैथोड पे जम जाएगी, और जो भी इम्प्योर आइटम होगा वो एनोड पे आ जाएगा। एनोड मतलब कि नेगेटिव चार्ज वाले पे, कैथोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज। सो अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल
salt is used as electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हम यूज करेंगे वो सॉल्ट मेटल होगा. The aperture is set up as this. On passing the current through the electrolyte के थ्रू अगर हम करंट पास करेंगे तो प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व हो जाएगा इनटू द इलेक्ट्रोलाइट. ठीक. एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द तो जो प्योर मेटल है हमारा वो हमारे कैथोड पे आ जाएगा. ठीक. सर उसमें किस में मिलके, इलेक्ट्रोलाइट में मिलके. एंड द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and known as anode mud. तो याद रखना हमारी जो impurities होती हैं वो एनोड पे होती हैं, उनको बोलते हैं एनोड मड यानी कि नेगेटिव वाले पे. तो मान लो कोई बैटरी है, ठीक, आपको समझा रहा हूँ, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है. ठीक. ये एनोड हो गया यानी कि नेगेटिव है तो एनोड हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया यानी कि कैथोड. इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है NaCl का सोल्यूशन. हमने कोई मेटल डाला, सबसे पहले वो घुलेगा, जो भी उसका प्योर आइटम होगा उसमें घुल के इधर चला जाएगा, और जो भी उसका इम्प्योरिटी होगा वो उसमें घुल के इधर आ जाएगा. खत्म. दैट इज इट. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कोरोजन. अब कोरोजन क्या होता है? यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन. तो सिल्वर आर्टिकल्स, अब आपने देखा कोई चांदी के जो भी आइटम होते हैं ना हमारे काले पड़ जाते हैं, बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन, अगर हवा मतलब ऐसे ओपन में रख दो तो उन पे काले रंग की परत आ जाएगी. दिस इज बिकॉज it reacts with sulfur in the air and form a coating of silver sulfide. Very important. तो जो चांदी के आइटम होते हैं ना उन पे जो काला रंग होता है वो बिकॉज ऑफ द सल्फर ऑक्साइड होता है. सॉरी सल्फर क्या बोल रहा हूँ, Ag2S, सिल्फर सल्फाइड. ठीक है. कुछ चाहिए तो बता देना, अमरूद तो पीता वगैरह. कॉपर रिएक्ट करता है विद मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, मॉइस्ट CO2. कॉपर एक करता है मॉइस्ट यानी कि जिसमें नमी है कार्बन डाइऑक्साइड में इन द एयर, एंड स्लोली लॉसेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोट. अब हरे रंग की परत आती है ना बहुत सारे कॉपर आइटम्स पे. दिस ग्रेन सब्सटेंस बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है. ये बेसिक यानी कि क्षारीय कॉपर कार्बोनेट होगा. समझ गए? अब आयरन आपने देखा होगा जंग लग जाती ना तो भाई ये ब्राउन ब्लैक की सब्सटेंस जिसको बोलते हैं रस्ट. ये क्यों? बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर में जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ रिएक्शन कर लेती है. ठीक है. और कोटिंग बना लेती है ब्राउन ब्लैक की रंग की. खत्म. देखो यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल्स रस्ट इन द टेस्ट ट्यूब. अच्छा इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. अब प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, बचा कर सकते हैं. तो भैया द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंट कर दो उसको, ऑयलिंग करो, ग्रीजिंग करो, गैल्वेनाइजिंग, एल्यूमिनियम की लेयरिंग करना, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग. भूल गए? जिंक की होगी, एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम की होगी, और मेकिंग उनकी अलाउज. तो गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक. देखो है ना, गैल्वेनाइजिंग जिंक के साथ होगा. द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन. देखो भैया बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक यूज होती है, और एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम. अलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल. उसके आप अलॉय बना दो, मिश्र धातु बना दो. ठीक. इट्स अ वेरी गुड मेटल. तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सो वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बाय दिस मेटल. फॉर एग्जांपल आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल. हम लोग हर जगह लोहा यूज करते हैं, बट इट इज नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट में, कभी यूज नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है और बहुत ज्यादा खिंच सकता है इजिली जब हम उसको गर्म करेंगे तो. बट अगर इसमें थोड़ी सी मात्रा में अगर हमने कार्बन मिला दिया, कितना, 0.05% भी, तो इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. तो आयरन जब भी मिक्स होता है विद निकल क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील. तो बस यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन गया कि भैया स्टेनलेस स्टील का फॉर्मूला क्या है या किससे मिलके बनता है. तो मैंने याद किया था स्टेनलेस स्टील है तो फिकर कोनी, फिकर नहीं, यानी कि फिकर मतलब लोहा, क्रोमियम और निकल. स्टेनलेस स्टील है ना, स्टील है, फिकर ही नहीं कि जंग लगेगी नहीं लगेगी. ठीक है. तो ध्यान रखना. बट मिक्स विद निकल एंड क्रोमियम, क्रोमियम निकल के साथ अगर लोहा मिला दिया तो बन जाएगा स्टेनलेस स्टील. ठीक है. विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट. दस इफ आयरन इज मिक्स्ड विद अदर सम अदर सब्सटेंस लाइक प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं. तो इनफैक्ट
The properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. The substance added may be a metal या फिर non metal. तो एन अलाउ इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा अलाउ होता है मिश्र धातु वो हमेशा एक समांगी मिश्रण होता है, दो या उससे ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है होमोजेनियस, यानी कि एक लिमिटेड अमाउंट में मिलाएंगे, ठीक है। और मेटल एंड नॉन मेटल किसी का भी सकता है, मेटल दो मेटल्स का हो सकता है, दो से ज्यादा मेटल्स का हो सकता है, या फिर एक मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ हो सकता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। जब डेफिनेट बात आ गई तो ध्यान रखना होमोजीनियस आ गया, खत्म। इट इज देन कूल डाउन एट रूम टेम्परेचर, बाकी बन जाता है। प्योर गोल्ड जो आपने सुना होगा, नोन एज 24 कैरेट गोल्ड, इज वेरी सॉफ्ट होता है। इट इज देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो इट इज अलाइड विद ईदर, या तो सिल्वर इसमें मिलाते हैं या फिर कॉपर, तब जाके हार्ड बनता है, ठीक। इंडिया में तो 22 कैरेट का ही होता है हमारे यहाँ, ठीक, यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। सो इट मीन्स दैट 22 पार्ट्स ऑफ द प्योर गोल्ड इज अलाउड विद 2 पार्ट्स ऑफ द ईदर कॉपर या सिल्वर। तो आप जो लेने आते हो सोना, तो प्योर नहीं होता है, उसमें सिर्फ 22% ही प्योर होता है। वो भी पता नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, then the alloy is known as amalgam, very very important। मतलब कोई भी है Hg के साथ में कोई भी मेटल मिला दो तो जो भी बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, amalgam बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। the electrical conductivity and melting point of an alloy is less than that of pure metals। बोला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट उसका जो होगा वो कम होगा प्योर मेटल से। क्यों? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय, मिश्र धातु का कम होगा, क्योंकि प्योर मेटल्स में क्या होंगे, हमारे आयंस होंगे, लेकिन जब मिश्र धातु होंगी तो उसमें आयंस हो भी सकते हैं और किसके साथ मिक्स हुआ है हमें कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए वो उसमें जो भी कंडक्टिविटी हो ना इलेक्ट्रिसिटी वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ये लिख लो, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। और एक होता है हमारा ब्रोंज, ये होता है हमारा कॉपर एंड एसन, कॉपर प्लस टिन। यहाँ पे दे रखा होगा देखो, जिंक का ब्रास, कॉपर और जिंक, एंड ब्रोंज एंड alloy of copper and tin, लिख लो, आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी whereas कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। देखो कॉपर के साथ जिंक मिला दिया तो ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर रहा है, सेम कॉपर के साथ टिन मिला दिया इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर रहा है, लेकिन कॉपर से ही हम बहुत सारे आइटम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, आपने देखा होगा पंखे वगैरह में कॉपर की फिलिंग करवाते हैं। सोल्डर जिसको बोलते हैं हम, कहाँ सोल्डर को शायद क्या बोलते हैं, सिक्का धातु, कौन सा धातु कुछ बोलते हैं, ये मिलता है, बनता है पीबी और एसएन को मिला के, पीबी और एसएन मिलाओगे तो बनेगा हमारा सोल्डर, ठीक। हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एज इज यूज फॉर बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। आपने देखो इलेक्ट्रिकल जब वायर्स होते हैं ना, तो वो लाइट वाली दुकान जब भी जाते हो छोटी छोटी व्हाइट कलर की जो वो यूज करता है, वहाँ पे सोल्डरिंग कर रहा होता है उसकी, ठीक है। द बंडर ऑफ एंशियंट Indian metallurgy, the iron pillar near the Qutub Minar in Delhi was built more than 1600 years ago by the iron workers of India. They had developed a process which prevented iron from rusting. For its quality of rust resistance, it has been examined by scientists from all parts of the world. The iron pillar is 8 मीटर हाइट है एंड वेट है 6 टन 6000 किलोग्राम। अब ये बताओ ये बनवाया कितने था? क्या वो फिरोजशाह तुगलक ने बनवाया था? मैं बस पूछ रहा हूँ, ये बनाया कितने था, मतलब या कोई हिंदू राजा था? हमारा चैप्टर खत्म होता है, सॉरी थोड़ा लंबा खींच गया, ठीक है, कोई नहीं। ये देखते हैं, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल, मेटल भी हो सकते हैं नॉन मेटल भी हो सकते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, यानी कि Hg जो क्या होता है लिक्विड स्टेट में होता है। मेटल्स कैन फॉर्म बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू नॉन मेटल्स, पता है ना आपको, जो लूज करेगा वो क्या होगा, उस पे आएगा हमारा पॉजिटिव आयन। मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ठीक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एंड दैट इज व्हाई इनको क्या बोलते हैं, AlO2 और ZnO2 को एम्फोटेरिक होगा थर्मी ऑक्साइड। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज। बता चुका आपको। मेटल्स अबव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ऊपर इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। अब मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस आर लेस रिएक्टिव मेटल, तो पता ही है। मेटल अगर इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड में हो सकते हैं।
The extraction of metals from their ores and the refining from is known as metallurgy. Very important. Metallurgy क्या है भैया? ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स उनके ओर से और उसके बाद उनको रिफाइन करना। एक मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु कोई होमोजेनियस मिक्सचर है दो या मेटल्स का या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का। द सर्फेस ऑफ द सब मेटल्स जैसे कि आयरन हो गया कोरोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं कोरोजन। नॉन मेटल्स हैव प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल्स, दे आर नीदर मेलिएबल, डक्टाइल भी नहीं होते हैं, हीट के बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट होता है जो ओनली होता है विद कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताया था ना, पेंसिल का एक निब अगर आपने मुंह में रखा, एक निब आपने बोर्ड में लगाया, आपका जीभ चिपक जाएगा। करना नहीं। नॉन मेटल्स धातु फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज आयंस गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स व्हेन रिएक्टिंग विद मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल फॉर्म करते हैं ऑक्साइड विच आर ईदर एसिडिक और न्यूट्रल। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। खत्म, हमारा चैप्टर एंड है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताओ इसमें किसमें हो रही है, आप बता दो यार। वही उसको फॉलो करना, उस सीरीज को, जो इसमें सबसे टॉप पे होगा उसमें हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, which of the following methods is suitable for preventing an iron from panning rusting? तो सारे कर लो, कोटिंग ऑफ जिंक कर दो, उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक, और एनोडाइजेशन में एल्यूमिनियम होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट है कोई ऐसा कंपाउंड जो वाटर सोल्यूबल भी है, तो एक ही हो सकता है भैया, दैट इज, अब पानी में आयरन तो घुलता नहीं है सिलिकॉन, तो कैल्शियम है। ठीक, फूड कोर्स आर कोटेड विद एन टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, क्यों? क्योंकि जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन। यार कभी भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर ये नहीं होंगे कॉस्टली, ये महंगा होता है, ये सस्ता होता है। जनरली इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते थे क्योंकि ये एक दूसरे के एकदम अपोजिट है, बट चूंकि जिंक की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है टिन से, इसलिए। ठीक, तो वी आर डन विद दिस चैप्टर, इसके बाद हमारे दो चैप्टर रह गए हैं। ठीक है, एंड आई एम श्योर अच्छा कर रहे हो आप लोग। और आप जो पढ़ रहे हो ना, आई एम टेलिंग यू मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉट डूइंग दिस। अगर आप पढ़ रहे हो तो आई एम डैम श्योर यू वांट क्लियर दिस एग्जाम दिस टाइम। अगर नहीं होगा तो आपकी गलती है, बिकॉज आप उसको रिवाइज नहीं करोगे। अगर आप अभी पढ़ रहे हो आपको बहुत समझ आएगा, बट आई टेल यू फॉर श्योर आफ्टर 1 week यू जस्ट नीड टू लुक एट दिस पर्टिकुलर चैप्टर फॉर वंस, एंड फिर आपको ये 15 दिन और चलेगा। उसका एक बार और आपने देख लिया तो अराउंड 1.5 month के लिए हो जाएगा। और उसका देख लास्ट आप ऐसी झलक, क्योंकि जितनी बार आप उसको देखोगे ना आपका टाइम कम होता जाएगा। टाइम मतलब रिवीजन का टाइम, क्योंकि आप लोग अच्छा ये तो पढ़ा हुआ, ये तो पढ़ा हुआ, ठीक है ठीक है। अगर आप आज आधे घंटे में पढ़ रहे हो तो कल की आप इसको 20 मिनट में खत्म कर दोगे, नेक्स्ट डे आप उसको 10 मिनट में खत्म कर दोगे। आई टेल यू, गारंटी बता रहा हूँ। और उतना ही ज्यादा आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फंसता जाएगा। चलो, with this we end this class today and thank you and bye bye.